नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली पेशकश आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत करेंट अफेयर और स्टैटिक्स के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चनों को आप देखेंगे। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेंगे साथ में ही डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक पॉइंटों को कवर कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। पहला हमारा जो प्रश्न है, बजट 2023-2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। वीवीआई क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा है, जो फिजिकल डिफिसिट है, वो जीडीपी का कितना परसेंट लगभग रहने का अनुमान लगाया गया है। जो करेंट बजट चल रहा है, जो करेंट वित्तीय ईयर चल रहा है 2023-2024, तो इसके लिए जो है 5.9% का जो है अनुमान है कि फिजिकल डिफिसिट इतना रहने वाला है ना। राजकोषीय घाटा कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे ये 2023 और 2024 दोनों एक साथ देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि 1 अप्रैल से जो है इंडिया में बजट चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल तक, ठीक है। तो 2023-2024 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ होगा, और ये बात कर रहा है 31 मार्च 2024 तक का, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, वर्ष 2023-2024 वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर जो कितना रहने वाला है, 6.8% जीडीपी में ग्रोथ रहने वाला है। और आप जो पहले प्रश्न देखा था वो फिजिकल डिफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, ठीक है। वर्ष 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ नकारात्मक रहा था। तो 2020-2021 ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल में भी आए, जीडी में भी आए, और एचसीएम में भी आए, और सीजीएल में भी आए कि भाई साहब कौन से वित्तीय ईयर में भारत का जीडीपी ग्रोथ जो रहा था निगेटिव रहा था, नकारात्मक रहा था। एक बार तो इस लैंग्वेज में पूछा, दूसरी बार पूछा कि वर्ष 2020-2021 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ क्या रहा था। तो इसी क्वेश्चन को लैंग्वेजेस को चेंज कर करके जो है आपसे पूछा गया था। तो 2020-2021 जानते हैं कि महामारी का काल रहा था, तो उस समय जो है भारत की जीडीपी में जो वृद्धि हुई थी -6.6% रहा था, इसीलिए यहाँ पे नकारात्मक शब्द का जो है अटैचमेंट है, ठीक है। तो 2020-2021 में निगेटिव जीडीपी रही थी, बढ़ने के जगह पे घट गया था -6.6%, है ना। और जो 2023-2024 के लिए रखा गया है 6.8% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बजट 2023-2024 में सर्वाधिक जो है अदायगी किस पर होगी, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है ये ब्याज भुगतान पे किया जाएगा। लगभग 20% जो खर्च मतलब जो इनकम का स्रोत है, जितने भी केंद्र सरकार के पास रुपये आते हैं, मान लीजिए 1 रुपया आया तो इसका 20 पैसा जो है सिर्फ ब्याज भुगतान पे खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इस बार जो है इनकम के स्लैब में टैक्स से छूट वाली बात जो है किया गया है, स्लैब को चेंज किया गया है, तो 3 लाख से कम अगर किसी का वार्षिक इनकम है तो वो जो है इनकम टैक्स से मुक्त रहेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए, हीराकुंड बांध परियोजना ये उड़ीसा में स्थित है और ये महानदी पर स्थित है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखेंगे, थोड़ा इत्मीनान के साथ रहिए। सबसे ऊंची परियोजना अगर इंडिया का पूछा जाता है आपसे, तो आप बताना है भैया टिहरी बांध परियोजना, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे है, ठीक है। भागीरथी भी है खाली तो ठीक है, लेकिन भागीरथी और भिलांगना दोनों दिया है, और एक ऑप्शन में B+C दिया है, तो B+C मारना है, ठीक है। भागीरथी और भिलांगना नदी का भी इसमें अंश आता है, इसीलिए दोनों को कंबाइंड रूप से बताया जाता है, ठीक है। ये टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट परियोजना है, ऊंचा बांध परियोजना है, ठीक है। जो आप हीराकुंड बांध परियोजना देख रहे हैं, ये इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना। भाई लंबी और ऊंची में फर्क तो है ना, तो लंबी बांध परियोजना जो है ये आपका हीराकुंड बांध परियोजना है, और ऊंची बांध परियोजना जो है ये आपका टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो भागीरथी और भिलांगना नदी पे है। अगर आपसे एक क्वेश्चन एचसीएम में पूछा गया कि इंडिया की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध परियोजना, गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटी वाला, तो गुरुत्वीय बांध परियोजना जो हो जाएगा ना, ये भाखरा नांगल बांध परियोजना हो जाएगा।
ठीक है, भाखड़ा नांगल जो आपका सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। तो तीनों बात आपको समझ में आ गया, किस किस नदी पे और कब कैसे पूछेगा तो कैसे जवाब देना है। खाली ऊंचा पूछेगा तो टिहरी, खाली लंबा पूछेगा तो महानदी, और गुरुत्व के साथ साथ सबसे अधिक ऊंचाई वाला पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बताना है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना भी बार बार एग्जाम में आ जाता है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर परियोजना भी एक जो है नर्मदा नदी पर ही बनाया गया है, ओमकारेश्वर परियोजना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से होती है। अमरकंटक कहाँ पे है दोस्तों, तो ये एमपी के अंदर है। नर्मदा नदी उल्टा दिशा में बहने का काम करता है, यानी जनरली नदी जो है पूर्व की तरफ बहते हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है पश्चिम की तरफ बहते हैं। इसे एमपी का जीवन रेखा भी कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश का जीवन रेखा। साथ ही साथ नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखना है। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिर जाती है अंततः। अगला जो हमारा प्रश्न है, कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है। देखिए, कल्याण कुट्टी अम्मा जो है ये आपका मोहिनी अट्टम जो केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल के एक और शास्त्रीय नृत्य हैं, कोई बता सकता है, तो एक है जो कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है। केरल अकेले 2 शास्त्रीय नृत्य लेके बैठे हैं। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 ही है, जो मोहिनी अट्टम है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, कथकली है, भरतनाट्यम है, कथक है, ओडिसी है, सतरिया है ना, मणिपुरी है। इस प्रकार से जो है आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से मोहिनी अट्टम केरल का है, जिसके प्रमुख कलाकार कल्याण कुट्टी अम्मा है। एक फेमस कैरेक्टर और है आपका मोहिनी अट्टम का, रागनी देवी। रागनी देवी का भी नाम याद रखेंगे, है ना। रागनी देवी जो है आपका प्रमुख है, आपका मोहिनी अट्टम से ही जुड़ी हुई है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में नहीं आती है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, पदार्थ के जो बेसिक 3 अवस्था होते हैं, मैं कई दफ़ा बताया, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ये तो हम 5वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पदार्थ की चौथे अवस्था के साथ जो नाम जोड़ा गया है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, तो पदार्थ के चौथा अवस्था अगर आपसे पूछेगा तो प्लाज्मा हो जाएगा। वैसे तो 5वीं अवस्था भी आ गया है, बोस्कंडनाइट, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। प्लाज्मा चौथा अवस्था होता है, इतना ध्यान रखना है, और 3 तो बेसिक अवस्था होते ही हैं। कल मैंने बताया था कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण जो है ये आपका चालन विधि से गर्म होता है, कोई भी ठोस वस्तु, और द्रव और गैस जो है ये आपका संवहन विधि से गर्म होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसका उदाहरण है कपूर। कपूर जो है या फिर नेफ्थिलीन भी है, ये जो है आपका ऊर्ध्वपातन विधि से जो है मतलब अपना ये करते हैं, ठोस से सीधे गैस में रूपांतरित हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि अरे उड़ गया, है ना। तो ये जो है ऊर्ध्वपातन विधि का उदाहरण है। ठीक है, प्लाज्मा को पदार्थ का चतुर्थ अवस्था माना गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मैं 4 चीज पे विशेष बल देता हूँ, राष्ट्रपति की क्षमादान, राष्ट्रपति की अध्यादेश, राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का अध्यादेश। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आते ही रहते हैं। ये जो है पता नहीं क्या मिलता है इसमें से, ये आते ही रहते हैं। तो ये चारों तो कम से कम आपको कंठस्थ होनी ही चाहिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के रिगार्ड में। दूसरी बात, मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को रीड करने का आपको तरीका बताया है। दोनों में से आप राष्ट्रपति को रीड कर लीजिए और राज्य सरकार के लिए वही चीज़ समझिए आप राज्यपाल को, है ना। लगभग सब चीज़ सेम है, लेकिन क्या होता है कि राष्ट्रपति हमें जो है 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको देखते हैं, और राज्यपाल किसी पार्टिकुलर राज्य में ये चीज़ देखते हैं। बस इतनी सी फर्क है। ठीक है, अब भाई राज्यपाल को प्रधानमंत्री की नियुक्ति मत करा देना राज्यपाल से, है ना। तो प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य में कौन होता है, सीएम होता है, तो सीएम की नियुक्ति करता है ना। तो बात तो बराबर है। तो जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के अपराध सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 72 है। इसी प्रकार का अधिकार जो है राज्यपाल के पास है, जो आपका आर्टिकल 161 देता है। राष्ट्रपति का पद 52 में है और इसमें 101 जोड़ना है, 153 राज्यपाल का पद है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 1, 2, 3 है 123, और राज्यपाल का अध्यादेश मैंने कहा 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो पहले हम 2 लिखेंगे फिर 1 फिर 3, 213 में है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना है। राज्यपाल का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का क्षमादान और राज्यपाल का क्षमादान, और दोनों के पद, एक का 52, एक का 153। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संघ है ये भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, संघ है, और 6 में जो है ये आपका राज्य है ना।
तो भाग 5 कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 52 से, यानी राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हें ही देना पड़ेगा, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, है ना। तो 52 से लेके 152 तक जो है आपका भाग 5 में आर्टिकल है, इसी में राष्ट्रपति से लेकर 152 तक का जो भाग है ये किसी न किसी रूप में संघ की बात कर रहा होगा, है ना, संविधान के अंदर। और फिर आप जाइए 153 से लेकर, है ना, और 237 तक ये आपका राज्यों का बात करता है, जिसमें 153 जो है राज्यपाल के पद से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी 35 वर्ष लगता है, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र भी 35 वर्ष लगता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष लगता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर गवर्नर का कार्यकाल पूछे, राज्यपाल का कार्यकाल पूछे, तो आपको सूटेबल जवाब देना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। देखिए ये विफल जरूर रहा था, लेकिन काफ़ी हद तक हम सक्सेस हो गए थे, और जो आपका इसका अगला मॉडल आने वाला है ये 2023 में ही आने वाला है, लेकिन डिले हो रहा है। तो चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान फर्स्ट भी आया था 2008 में 22 अक्टूबर को, दोनों 22 तारीख को ही आया था, एक 22 जुलाई को आया था लेटेस्ट वाला चंद्रयान 2, है ना, जिसमें लैंडर और रोवर आप जानते ही होंगे। और जो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था, ये चंद्रयान फर्स्ट का जो है प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान प्रथम जो है इसका रॉकेट था PSLV C11। अब देखिए PSLV का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ना। और एक आपका GSLV होता है, GSLV, जिसमें SLV का सब में सेम ही होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो इक्रोनियस हो जाएगा इसका जी का, है ना, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 2 जो है ये आपका इसका जो रॉकेट रहा था GSLV रहा था, ठीक है, GSLV रहा था आपका चंद्रयान 2 का, और पहला जो है PSLV रहा था। चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जनरली बच्चे को पता होता है कि इसरो के द्वारा किया गया तो बेंगलुरु से ही मार दो, लेकिन गलत है ना। जो लॉन्चिंग पैड है ये आपका चंद्रयान 2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था, जो श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट का जो है, चंद्रयान सेकेंड, दोनों का निर्माण जो है इसरो ने करवाया था। जो आपका बनाने वाला बॉडी है वो है इसरो। इसरो का मुख्यालय जो है दोस्तों ये आपका बंगलुरु में है, और इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं ये के सिवान साहब का स्थान लिया है आपका सोमनाथ साहब, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बच्चे कमेंट कर रहे थे कि विश्व बैंक का डेविड मालपास बदल गया। अभी बदले नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, बदलने की बात करी गई है, ठीक है। अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं उन्हें बाइडन ने नॉमिनेट किया है। हेनले पासपोर्ट 2023, और आजकल में बदल गया हो तो ये पढ़ाते समय अगर बदल जाए तो फिर दिक्कत, मतलब कोई तो बात ही नहीं। हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या है। देखिए हेनले पासपोर्ट में यह भी पूछा गया था आपका कि पासपोर्ट में 2022 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो 2023 के अकॉर्डिंग क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो 2023 के अकॉर्डिंग जो है भारत का रैंक 85वां दिया गया है हेनले पासपोर्ट के अनुसार। अब रैंक, पासपोर्ट वाला रैंक और भ्रष्टाचार, ये दोनों को आप साथ में याद रख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों में भारत का क्रमांक जो है 85वां दिया गया है। अब भ्रष्टाचार को कौन जो है ये करता है, मतलब मापता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है एक, ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट 2023 में भारत का रैंक हो गया 85वां, और जो पहले स्थान पे है ये जापान और सिंगापुर को संयुक्त रूप से मिला है, ठीक है। ये हर बार रहता है जापान और सिंगापुर, ठीक है। चक्रवात गैब्रियल जो हाल में ही चर्चा में रहा है, ये आपका न्यूजीलैंड में आया है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं जो पढ़ाता हूं जरूरी नहीं है कि उसी से जुड़ा हुआ तथ्य को मैं शामिल करूं, मुझे जो लगता है एग्जाम में आ सकता है वो मैं आपको शामिल कर लेता हूं, और आते भी हैं जैसा कि आप जानते होंगे। तो चक्रवात गैब्रियल भी जो है तूफान मचाए, ये आपका न्यूजीलैंड में आया था। और ऑपरेशन दोस्त को भी नहीं भूलना है। ऑपरेशन दोस्त जो है ये आपका सीरिया में जो भारत सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया, वहाँ के पीड़ितों को मेडिकली या फिर अन्य फैसिलिटी देने के लिए जो सीरिया में भूकंप आया था उसका नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया था। और ऑपरेशन गंगा तो अब पुराना हो गया, जो आपका यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय शरणार्थियों को जो है सुरक्षित घर लाने की जो प्रोसेस कराई गई उसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था, ठीक है। अब देखिए जो भ्रष्टाचार वाला सूचक है, रैंक है, ये डिफाइन करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इनका एक रिपोर्ट जारी होता है, इसमें देश के जो है विश्व के अधिकांश देशों का जो है भ्रष्टाचार रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें इंडिया का 85वां है, और इंडिया का हेनले पासपोर्ट में भी 85वां है। इंडिया का जो है भुखमरी इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में 107वां है, खुशी इंडेक्स में 101वां है ना, सॉरी 136वां है। हंसने से 136 का आंकड़ा है इंडियन का, ठीक है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये आपका 136वां है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा भूकंप के कारण उत्पन्न हुए तरंगों में से किसे प्राथमिक या लंबवत तरंग कहा जाता है? तो नाम से स्पष्ट है, 3 प्रकार की तरंग निकलते हैं। ये इससे क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसीलिए मैं आपको ये कंठस्थ कराना चाहता हूँ। आज ये मैं दूसरा दिन ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये आपका पी, एस, एल और एल होता है। पी को प्राइमरी, एस को सेकेंडरी और एल को लव तरंग कहा जाता है। ठीक है, मैंने इसमें आपको चाल को डिफाइन करके बताया था, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये इस क्रम में नहीं आता है जैसे यहाँ पे क्वेश्चन छपा है। यहाँ से आपको कथन सही और गलत पहचानने के लिए देता है। ठीक है, तो पी की चाल सबसे अधिक होती है, एस को इससे थोड़ा कम होता है और सबसे कम चाल जो है, वेग जो है, ये सबसे कम एल तरंग की होती है। अब डेंजरस की बात करें, खतरनाक की बात करें, तो सबसे अधिक खतरनाक एल होता है, फिर सेकेंडरी होता है और सबसे कम खतरनाक पी होता है। कहने का मतलब है जिसका चाल जितना अधिक होता है उतना कम खतरनाक होता है। एक बात और मैंने बताया था, पी और एस की जो वेव है, जो आपका तरंग है, ये ऊपर और नीचे दोनों झटका लगाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के ऊपर दोनों तरफ सेम झटका लगाता है। लेकिन जो एल तरंग है ये सिर्फ नीचे की तरफ ही झटका लगाता है, ये ऊपर की तरफ झटका नहीं लगाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे एपिसेंटर कहा जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। इसके अलावा भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है ना। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, इसी सिस्मो शब्द से बना है ना। और ग्राफ शब्द जहाँ भी लग जाता है तो ये रूट वर्ड है, ये किसी लिखा पढ़ी से, जैसे आपने कार्डियोग्राफ का नाम सुना होगा, जो अस्पताल वगैरह में एक ऐसे कर्सर चलता रहता है मॉनिटर के ऊपर, तो ये कार्डियोग्राफ है ना। तो जहाँ भी आपका लिखाने से संबंधित है उसे ग्राफ कहते हैं ना। भूकंप के दौरान बनने वाले तरंग एस, एल तथा ये तो बता ही दिए हैं अभी अभी, है ना। इसके अलावा इसे जो है आपका पीएच स्केल, है ना, रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पीएच स्केल तो अलग है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है ना। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। इसके कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, यानी रक्त की थक्का नहीं जमती है। इस प्रकार की बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, हीमोफीलिया कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और इसके कमी से आँख की बीमारी होती है। और जो भी विटामिन ए के स्रोत हैं उनके कमी से आँख की बीमारी हो सकती है। अगर डायरेक्ट विटामिन के फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया गया है तो तथ्यों को आपको परखना होगा। विटामिन सी को स्कारबिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी रोग या त्वचा संबंधित रोग होती है, बाल वगैरह पक जाते हैं समय से पहले। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है ऑस्टोमलेशिया एक रोग होती है। ऑस्टियो से स्पष्ट है ना भाई कि यह हड्डी की बात कर रहा है, क्योंकि ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन होता है। ऑस्टियोमलेशिया और एक आपका रिकेटस होता है, तो ये भी बीमारी जो है विटामिन डी के कमी के कारण ही होता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, यानी सवेरे तड़के वाला सूर्य का प्रकाश। दोपहर में जाइएगा तो फिर झुलस जाइएगा, विटामिन डी से ज़्यादा विटामिन आग मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं, इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होता है। देखिए, एक बार पूछा गया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन शामिल होते हैं, तो 8 विटामिन शामिल होते हैं विटामिन बी में। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 6, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है और इसके कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, जो खून की कमी से होता है। ठीक है, तो आपको बातों को परखना होगा। अगर विटामिन के फॉर्म में दिया है तो विटामिन B9 के कमी से भी एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकता है। और खून की कमी से तो एनीमिया होता ही है, इसे रक्त अल्पता कहते हैं, है ना। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? धूम मचा के रख दिया भाई CHSL में, है ना। तो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था। इसी के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण इसी स्थगित के बाद में बंद ही कर दिया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा 1920 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया कौन से आंदोलन में सभी भारतीयों का साथ मिला था? कहने का मतलब है जो इस्लाम धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं और फिर अन्य धर्म के हैं, सभी धर्मावलंबियों का जो है इसमें साथ मिला था। ये था आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, बता ही दिए। चंपारण सत्याग्रह होती है, जो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह था इंडिया के अंदर। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका बताना। दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी प्रथम बार सत्याग्रह में कूदे थे, लेकिन जब 1915 में इंडिया लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, तो प्रथम सत्याग्रह जो किए थे ये बिहार के चंपारण में किए थे। ये राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे जो है बिहार गए थे और
वहाँ के नील की खेती जो करना एक तरीके से थोप दिया था किसानों के ऊपर, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था, यानी 1/3 भूमि पे नील की खेती अनिवार्य था अंग्रेजों की तरफ से और करना होता था मजबूरी में। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया और गांधी जी इसमें भाग लिया और बाद में ये पद्धति को समाप्त किया गया था। दांडी मार्च ये जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है चलाया गया था, ठीक है। और आज़ादी का जो 75वां महोत्सव जो चलाया गया है ये दांडी से ही स्टार्ट किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के सेक्शन में पूछा गया था, ठीक है। तो बता दीजिएगा भाई, दांडी से ही महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसके अलावा 1942 में स्वदेशी आंदोलन, नहीं जी, स्वदेशी आंदोलन 1905 में होती है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 में होता है, ठीक हो गया, 1942 मिटा दिया मैंने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ठीक है, उल्टा लिखा गया यहाँ पे, है ना। दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, स्वदेशी आंदोलन 1905, इसमें गांधी जी भाग नहीं लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 और असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी की ये 4 आंदोलन भारत में काफ़ी फेमस है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी का उम्र क्या है? देखिए, अटल पेंशन योजना में लाभार्थी का उम्र 60 वर्ष है मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम, माफ कीजिएगा। इसके अलावा मैक्सिमम होगा जी, मैक्सिमम होगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaCO3। इसे कहते हैं भैया सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, है ना। और एक होता है आपका बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इस NaCO3 में 2 जोड़ लीजिएगा, Na2CO3 होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं इसे। Na2CO3 होता है। क्या है, कीबोर्ड जो है ना न्यूमेरिकल और वर्ड एक साथ कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है तो नहीं लेता है ना। इसके अलावा कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपसे 5-6 चीज ही पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, धोबन सोडा का सूत्र बताइए, कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताइए, एसिटिक एसिड का सूत्र बताइए और आयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र बताइए। बस इतना कर लिए ना तो आपको छूटने की चांसेस बहुत कम हो जाती है जी, कि रासायनिक नाम क्या है और इसका सूत्र क्या है। मैं सब बता रखा हूँ जितना भी अभी बताया हूँ, है ना। अभी सब कुछ करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने इसमें बहुत सारा प्रश्न रखा है। इंदिरा गांधी के समय कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को, ठीक है, प्रथम बार। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। देखिए, पहली बार सब याद रखता है, दूसरी बार आपको याद रखना है 1980 में 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो पहली बार 1969 में 14 बैंकों का, दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान समय में देश में सार्वजनिक क्षेत्र के, यानी सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब है उसमें मेरा भी खाता हो सकता है, आपका भी खाता हो सकता है ना। तो ऐसे बैंक कितने हैं? मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब सरकारी बॉडी जिसे संचालित करता है। तो ऐसे बैंक जो है 12 बैंक है। और अन्य जो बैंक हैं वो सहकारी बैंक है। जैसे आपका सहकारी बैंक का सारस्वत बैंक ले लीजिए, RBL बैंक ले लीजिए, है ना, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए। ये सब क्या है? ये सब जो है प्राइवेट बैंक है, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं है। भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI है और भारत सरकार का केंद्रीय बैंक RBI है, ठीक है। RBI को अंतिम ऋणदाता बैंक और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में कुल कितने मूल्य ऑपरेशंस यानी कार्य क्रियान्वित होते हैं? कंप्यूटर जो आपको कोई चीज़ आउटपुट देता है तो कितने पार्ट में उसके जो है कार्यों का क्रियान्वयन होता है, यानी फंक्शंस होते हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर के अंदर 5 प्रकार के जो है ऑपरेशंस संचालित किए जाते हैं। ये 5 प्रकार के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम कंप्यूटर को इनपुट बाबा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीच में प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट देता है, फिर हमें स्टोरेज होते हैं और कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के जो है आपका कंप्यूटर की गतिविधियां हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट और आउटपुट के बीच के काल को क्या कहते हैं? तो प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकती है ना। आउटपुट और कंट्रोल के बीच के जो कार्य होते हैं कंप्यूटर का, उसे स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका निवल है, बिट है, बाइट है, KB है, MB है, GB है, TB है, PB है, ये सब तो आता होगा ना। चलिए फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 4 बिट बराबर दोस्तों 1 निवल होता है, ठीक है। 4 बिट बराबर 1 निवल होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है ना, 1 बाइट होता है।
और 1024 बाइट बराबर दोस्तों 1 KB होता है, यानी किलो बाइट होता है। 1024 KB बराबर 1 MB मेगाबाइट होता है। इसके अलावा 1024 MB बराबर 1 GB है ना गीगाबाइट होता है। 1024 GB बराबर 1 TB, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है, लेकिन निबल वाला बताना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं इसे दोहराया। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है। तो अगर आपको पूछे कि 1 बाइट बराबर कितना, तो 1 बाइट बराबर 2 निबल हो जाएगा, क्योंकि 1 बाइट बराबर तो 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट का मतलब 2 निबल है ना। तो भाई थोड़ा सा इधर भी इंटरेस्ट ले लिया कीजिए। ठीक है, IPL, एक बच्चे बोल रहे हैं कि जब से IPL चालू हुआ है तब से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। देखिए दोस्तों, IPL देखना बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो है मनोरंजन की चीज़ है, और अच्छा लग रहा है तो देखिए, जो चीज़ अच्छा लगता है करिए, लेकिन ज़्यादा नहीं करिए। आपको मैं बताऊँ कि लास्ट के 2-4 ओवर देख लिए, हो गया, उसी में तो मज़े हैं। जो मतलब एक ये रहता है चेस करने का, तो अच्छा लगता है। शुरू में 3 घंटे 5 घंटे आप IPL में दे रहे हैं, जब से चालू हुआ बीच का जो वो मतलब जो एक्सपर्ट लोग अपनी बयान रखते हैं वो भी सुन रहे हैं, तो जय श्री राम। ठीक है, हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके किसका उत्पादन किया जाता है? देखिए, हाइबर प्रोसेस का उपयोग करके अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हाइबर प्रोसेस से किसका उत्पादन होता है? तो अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र दोस्तों NH3 होता है। ठीक है, हाइबर प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे उत्प्रेरक को समझाना है। उत्प्रेरक से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट तो समझ रहे होंगे, कैटालिस्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन आया एग्जाम में उत्प्रेरक से। तो हाइबर प्रोसेस विधि से जो अमोनिया का निर्माण होता है, उसमें उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का रोल कौन निभाता है? तो लोहे का चूर्ण निभाता है, यानी Fe निभाता है। ठीक है, फेरस है ना। कैटालिस्ट क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के दर को, यानी जो रिएक्शन का जो आपका मतलब रिएक्शन का जो रेट है उसको जो है इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ये या फिर कहिए कि परावर्तित कर देता है। तो ये जो है आपका कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, और खुद को अपने आप को चेंजेस नहीं करता है। मैंने इसका देहाती भाषा में उदाहरण दिया था कि गांव घर में पहले दही जमाते थे दादी लोग, तो उस दही में जो पुराने सिक्का आते थे जिसपे गेहूं का बाली छपा हुआ था, इस सिक्का को डुबा देता था। ये सिक्का जो है उत्प्रेरक का काम करता था। बाद में सिक्का निकाल लीजिए, दही अच्छा जमता था, क्या क्योंकि जो है रिएक्शन के जो रेट है उसे फास्ट कर देता था, है ना, और सिक्का पिघलता भी नहीं था। तो इससे क्या समझे हम, जो कैटालिस्ट है वो बिना बदले एज इट इज बाहर आ जाता है, लेकिन रेट को जो है परावर्तित करता है, इसे कहते हैं कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पे है भाई? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पे है आपका महेंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिकट झील किन 2 राज्यों के जो है किनारों पर है या तट पे है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के केंद्र मतलब किनारों को छूता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पे है भैया? तो सिक्किम के अंदर है, और इंडिया का 2nd जो है हाईएस्ट पीक है, और वर्ल्ड का 3रा हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा नंदा देवी, कामेत, ये सब कहाँ पर है? तो ये सब उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अब नीचे वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि भाई सबसे पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र कहाँ पे? अभी तक पंजाब हिमालय नहीं पूछा गया, नेपाल हिमालय नहीं पूछा गया। ठीक है, तो पंजाब हिमालय थोड़ा सा पढ़िए। सबसे पहले पंजाब से हम एंट्री मारेंगे, उधर से उत्तर बाजू से, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम से, तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं कश्मीर हिमालय। अब सतलज नदी पे ब्रेक हुआ है, तो अगला कुमाऊं हिमालय सतलज नदी से स्टार्ट होगा, सतलज नदी से काली नदी तक के। अब कुमाऊं हिमालय काली नदी पे ब्रेक हुआ है, तो अगला कुमाऊं के बाद यानी उत्तराखंड से आगे जाएंगे तो आपका नेपाल वाली जो पट्टी है वो पड़ जाएगी, हालांकि उत्तराखंड में भी पड़ती है। तो नेपाल पट्टी जो है ये जहां पे ये खत्म होगा, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी पे। अब तीस्ता से आगे जाएंगे तो हमारा इंडिया लास्ट होने लगता है, वहां असम पड़ जाती है, तो असम से जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी। तो इसे याद करना काफी इजी है, आप जरा आराम से इसे सोच के देखिए और मैप को थोड़ा सा ध्यान में लाइए, आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा गालो गालो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में गालो गालो भाषा बोली जाती है, बहुत कम पैमाने पे बोली जाती है लेकिन बोली जाती है। सोलुंग त्योहार भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। कोंकणी भाषा जो है गोवा के अंदर बोली जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था प्रभु? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो बैठक कर रहे थे इंडियन, तभी जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घट जाती है जनरल ओ डायर के
कहने पे, ठीक है। जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो ये अमृतसर के अंदर स्थित है। बाद में जनरल डायर को किसने मारा था, तो आपका उधम सिंह ने मारा था। इस पे एक पिक्चर भी बना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में महिला एकल के विजेता कौन है, करंट सेक्शन से ऑस्ट्रेलिया ओपन धूम मचाएगा एमटीएस के अंदर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है आर्यन यानी ए सबलंका जो बेलारूस के रहने वाली हैं और इसका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल भी है, तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता महिला में जो है ए सबलंका है, आर्यना सबलंका। इसका नाम आर्यन नहीं है, आर्यना है, ठीक है। इसके अलावा पुरुष एकल में विजेता 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं। कई बार आपको ऐसे खिलाड़ी का नाम दे देगा और जो सामने जो है आपको उनके देश का नाम देगा और आपको मैच करना है, तो कई दफ़ा आपको जो फेमस है उसके देश का नाम भी याद रखना है, जैसे रोजर फेडरर है ना। इसके अलावा नोवाक जोकोविच सर्बिया, सबलेंका अभी बेलारूस का हो गया है ना, स्लोवाकिया ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, है ना। ये सबलेंका का यह पहला ग्रैंड स्लैम है, ये बता ही दिया। इसके अलावा जो करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से बनेंगे। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल में विजेता जोनाथन क्रिस्टी है। देखिए मैंने एक चीज़ ढर्रा देखा है एग्जामिनर का कि एक शिफ्ट में तो एकदम जो है जो एकदम सब जानते हैं ऐसे ट्रॉफी वगैरह का नाम पूछेगा, अगले ही शिफ्ट में ऐसा पूछेगा जो ज़्यादा फेमस ना हो। तो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जितना ज़्यादा तो फेमस नहीं होता, लेकिन इसके विजेता जो है जोनाथन क्रिस्टी है। आपको ध्यान रखना है ये बैडमिंटन के हैं और ऊपर जो आपने देखा ऑस्ट्रेलिया ओपन वो टेनिस के हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन, ठीक है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल के विजेता आन से यंग है, जो मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। इसके अलावा कितने मिनट का हो गया, बाप रे। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है, तो पोलोनियम है। पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, 27 होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले बाबा है। टोटल ज्ञात तत्व 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। प्राचीन वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग हुआ करता था। प्राचीन वाले में मात्र 63 तत्व हुआ करते थे। प्राचीन वाले के खोजकर्ता मेंडेलीव थे, ठीक है। तो आधुनिक और प्राचीन वाले में आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि प्राचीन आवर्त सारणी जो था मेंडेलीव वाला और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पर आधारित हुआ करता था। तो दोस्तों यहीं पर आज ब्रेक लेंगे क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन जो है काफ़ी लेट हो जाएगा, है ना। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।